और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां हिमाचल के दो बीजेपी नेता राजस्थान चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जी हां, इन दो नेताओं को संभाग और विभाग का चुनावी कार्यभार सौंपा गया है। वहीं भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन राजस्थान में 50 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रभारी होंगे। उनका केंद्र जयपुर होगा और भाजपा के कोर समिति के सदस्य एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल 17 सीटों पर चुनाव रणनीतिकार होंगे। उनका केंद्र कोटा होगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री पवन राणा, जो वर्तमान में दिल्ली के संगठन मंत्री हैं, वो भी इन चुनाव में 28 विधानसभा सीटें देखेंगे। उनका केंद्र उदयपुर होगा। तो हिमाचल बीजेपी के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में होने वाले असेंबली चुनाव में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन राजस्थान में 50 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रभारी होंगे और इसी तरह से त्रिलोक जम्वाल 17 सीटों पर चुनाव रणनीतिकार होंगे और इसी तरह से पूर्व संगठन मंत्री पवन राणा, जो वर्तमान में दिल्ली के संगठन मंत्री हैं, वो भी इन चुनाव में 28 विधानसभा सीटें देखेंगे। तो अहम जिम्मेदारियां एक तरह से दी गई हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बीजेपी के कई जो लीडर हैं उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी राजस्थान चुनाव में दी गई है और इसे एक बड़ी उपलब्धि हिमाचल बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। बिल्कुल अबू, जैसा कि बीजेपी का ट्रेंड रहा है और वर्किंग स्टाइल बीजेपी का रहा है कि अब जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं पूरे देश से एक मैन पावर इकट्ठी की जाती है, लीडर्स इकट्ठे किए जाते हैं और रणनीति, साझा रणनीति बनती है और उसके बाद बीजेपी चुनाव मैदान में उतरती है। यही इस बार भी राजस्थान के चुनावों में देखने को मिल रहा है और राजस्थान के चुनावों में हिमाचल की अहम भूमिका रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री सिद्धार्थन, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई सीटों पर वो रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा के पूर्व में महामंत्री रहे हैं त्रिलोक जम्वाल, वो रणनीति बनाएंगे, उनकी ड्यूटी लगी है। और इसके अलावा जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 17 विधायक हिमाचल प्रदेश से राजस्थान जाएंगे चुनावों के समय में और उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी एक एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो जो राजस्थान का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो तो एक तरफ काम करेगा ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश से भी हर विधानसभा क्षेत्र पर अगर हम कहें तो एक एक विधायक को वहां पर बिठाया जाएगा। पूरी रणनीति समझेंगे, ग्राउंड रियलिटी समझेंगे और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन, कैसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो बीजेपी हाईकमान की तरफ से नीतियां बनाई गई हैं उनको कैसे ग्राउंड स्तर पर पहुंचाया जाए, उसके लिए 17 के करीब विधायक यहाँ से जाने वाले हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारक भी यहाँ से जाएंगे, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, उनकी ड्यूटी लग सकती है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर, वो स्टार प्रचारक के रूप में रह सकते हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर और तमाम जो केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश से हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन विधायकों की इस प्रकार से जिम्मेदारी राजस्थान के चुनावों में लगाना और हिमाचल प्रदेश के बड़े कार्यकर्ता रणनीतिकार के तौर पर वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो ये दोनों दृष्टि से काफ़ी अहम रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से भी समझा जा सकता है हिमाचल प्रदेश के नेताओं का और जो विश्वास हाईकमान का है। इसके अलावा पूर्व में हिमाचल प्रदेश में भाजपा के संगठन मंत्री रहे पवन राणा, जो वर्तमान में दिल्ली प्रदेश के भाजपा के संगठन मंत्री हैं, उनको भी अहम जिम्मेदारी राजस्थान चुनावों में सौंपी गई है। वो भी कई सीटों पर रणनीति संभालेंगे। तो हिमाचल की दृष्टि से हम करीब कह सकते हैं, अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार करीब 67 सीट्स हैं जिन पर हिमाचल के लोग रणनीति बनाएंगे, जिनमें से 50 सीटों पर हिमाचल के संगठन मंत्री सिद्धार्थन होंगे और इसके अलावा 17 सीटों पर त्रिलोक जम्वाल वहां पर रणनीति बनाएंगे। और जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर उसके अलावा 17 विधायकों की अलग से ड्यूटी लगी और संगठन से भी कुछ लोग राजस्थान चुनावों के लिए यहाँ से रवाना हो गए। हालांकि अभी तक ये तारीख तय नहीं है कि कब हिमाचल प्रदेश के ये नेता दिल्ली जाएंगे और वहां पर
चुनाव प्रचार की अब वो कमान संभालेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं भाजपा की तरफ से। अब ग्राउंड पर उतरने की इंतजार किया जा रहा है, जैसे कि चुनावों की घोषणा होती है या फिर उससे पहले कब तक भाजपा अपने नेताओं को राजस्थान में ग्राउंड पर उतारती है, उस दृष्टि से पूरा होमवर्क कर लिया गया है। और यहाँ से जो नेता जाएंगे, जो कार्यकर्ता जाएंगे, उनको भी मार्गदर्शन तैयारी के लिए दिया जा रहा है। और सिद्धार्थन और त्रिलोक जम्वाल को शायद इस घोषणा से पहले हो जाएंगे, रणनीति को समझेंगे, ग्राउंड को समझेंगे और उसके बाद फिर जब चरणबद्ध तरीके से कार्यकर्ता जाएंगे तो उनको निर्देश दिए जाएंगे कि कहां और किस हिसाब से कार्य करना है। अब तो हिमाचल प्रदेश को बड़ी जिम्मेदारी हिमाचल भाजपा के नेताओं को राजस्थान के चुनावों में इस बार अब देखने को मिल रही है। बिल्कुल राजेंद्र, जाहिर सी बात है कि ये एक रणनीति तो है ही है और बीजेपी कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है राजस्थान के चुनाव में, या इससे पहले भी देखने को मिला। जिस तरह से राजेंद्र आपने बताया कि अलग स्टेट में जहां भी इससे पहले चुनाव हुए हैं तो बीजेपी अपने दूसरे स्टेट के जो लीडर्स होते हैं और जो तजुर्बेकार लीडर्स होते हैं, एक्सपीरियंस लीडर होते हैं, उन्हें दूसरे स्टेट में जब चुनाव होते हैं तो वो भेजती है और उनके तजुर्बे का फायदा उठाया जाता है। चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें या बीजेपी के जो अभी हिमाचल के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें भी स्टार प्रचारक में रखा गया है। तो ये एक बीजेपी की बहुत सोची समझी रणनीति है कि किस तरह से, कहां पर, किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल अबू, और यही बात है जिसके कारण हम देख सकते हैं कि अभी चुनाव कब होंगे, घोषणा होगी, अब तमाम चीज़ें होंगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन अपना होमवर्क भाजपा की तरफ से पूरा कर लिया गया है। अलग अलग प्रदेशों में हमने देखा कि अब जो भाजपा की तरफ से एक अनौपचारिक जैसी एक लिस्ट आई है, उसमें हिमाचल प्रदेश के नेता तो शामिल है, लेकिन पूरे देश के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वहाँ से किन किन नेताओं को राजस्थान भेजना है, इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है। अब किस राज्य से किन नेताओं को भेजकर लाभ हो सकता है, इसके अलावा वो स्पेसिफिक सीटें हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता जाकर काम करेंगे। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुए थे तो उस वक्त भी 25 से 30 नेता हिमाचल भाजपा के गए थे और विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका रही थी। और जिन सीटों पर हिमाचल प्रदेश के नेता गए थे, रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने कार्य किया था, उनमें से अधिकांश पर भाजपा को जयपुर राजस्थान में सफलता भी मिली है। और उसी का नतीजा है, पिछली बार को जो सफलता मिली थी, जो परसेंटेज थी, वो लाभदायक रही थी। और उसी का नतीजा है कि इस बार दोबारा से विधानसभा चुनावों में हिमाचल के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट देखी जा सकती है। खासकर हरियाणा का वो राजस्थान का वो क्षेत्र जो हिमाचल की तरफ को है, जहाँ जो शहरी क्षेत्र है और जहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, वहाँ पर अधिक फोकस किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं उनको वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए लोगों के साथ, ताकि एक मिक्सअप हो सके और लोगों को समझाने में और हाईकमान की पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुँचाने में एक लाभ मिल सके। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनावों की तैयारी हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी जोरों शोरों पर है, लेकिन जिस प्रकार से पूरा तैयारी भाजपा की चली है, हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नेता अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। अब उस सब से निपटाकर हिमाचल भाजपा के नेता जिनकी ड्यूटी राजस्थान में लगी है, वो कुछ दिनों में हिमाचल से भाजपा राजस्थान के लिए रवाना भी हो सकते हैं। हालांकि बैठकों का दौर इससे तो बिल्कुल अहम भूमिका एक तरह से हिमाचल प्रदेश बीजेपी के जो लीडर हैं वो राजस्थान चुनाव में निभाने वाले हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी राजेंद्र भी लगातार बता रहे हैं कि एक बड़ी उपलब्धि भी होगी और इसके अलावा जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है बीजेपी के बड़े और तजुर्बेकार लीडरों का, उसका भी बीजेपी पूरा फायदा हिमाचल चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। राजेंद्र हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि हिमाचल से ही ये बड़ी खबर है, जहां पर हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 से 25 सितंबर तक चलेगा। मानसून सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। अभी विधायकों ने 683 प्रश्न भेजे हैं, विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं 523 तारांकित प्रश्न, 160 आतंकित प्रश्न है और 13 नोटिस भेजे गए हैं। पुनर्वास कार्यों में देरी पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेर सकता है। तो हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 से
25 सितंबर तक चलेगा। 18 तारीख इसकी शुरुआत होगी और 25 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा और काफी हंगामेदार मानसून सत्र होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपदा से गुजर रहा है। लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सरकार को जिस तरह से काम आपदा के दौर में करना चाहिए था उस तरह से सरकार नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक हंगामेदार मानसून सत्र देखने को हिमाचल प्रदेश में मिल सकता है। इसी पर और चर्चा करेंगे। लगातार हमारे सहयोगी शिमला से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्योंकि अब 18 तारीख से एक हफ्ते के बाद हिमाचल का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। आपदा की वजह से यह सत्र काफी लेट हो गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से चाहे आपदा की बात कर लें, इसमें विपक्ष और सरकार के बीच में सवाल जवाब होते रहे हैं, काफी गहमा गहमी होती रही है। और 2-3 दिन पहले ही जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हुआ और उसके बाद कांग्रेस से जो अटैक बीजेपी पर या विपक्ष पर किया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी बयानबाजियां हो रही है, इसका असर मानसून सत्र में भी एक तरह से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अबू, इस बार का मानसून सत्र हिमाचल प्रदेश में काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। जिस प्रकार से रुख विपक्ष का दिख रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार भाजपा के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, खासकर केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर आपदा के दौरान लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से और उप मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम कैबिनेट मंत्री लगातार इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जो सहायता, अतिरिक्त सहायता केंद्र से हिमाचल प्रदेश को आपदा के दौरान मिलनी चाहिए थी, वो सहायता नहीं मिली है। सत्ता पक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार इसी बात को लेकर कहा जा रहा है। पिछले कल भी जब राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति के निवेदन पर मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री से, उस दौरान उनकी कल शाम को जब मुलाकात हुई थी तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी बार बार यही पक्ष रखा गया कि हिमाचल प्रदेश में करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान आपदा के दौरान हो चुका है और अब लोगों की बड़ी संख्या में जान गई है। 400 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। आंशिक नुकसान और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई बीघा जमीन पत्तों की तरह पानी में बह गई है। तो ऐसे में बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, तमाम सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश को कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या फिर केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सहायता हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र की तरफ से वो सहायता नहीं मिली है। ये सरकार का कहना है, हिमाचल प्रदेश की और कांग्रेस के नेताओं का कहना है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आपदा के बाद जिस प्रकार से त्वरित कार्य किया जाना चाहिए था, सहायता मिलनी चाहिए थी, वो सहायता नहीं मिल पाई है। सड़कें तुरंत खोली जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी सेब बागवानों के सड़कों में फंसे हुए हैं, कई ट्रक फंसे हुए हैं। ऐसे में बागवानों की वर्ष भर की कमाई सड़कों पर फंसी हुई है अभी। इसके अलावा सब्जी खराब हो रही है। पिछले दिनों कई वीडियो आए और कई सोशल मीडिया पर हमने वायरल वीडियोस भी देखे जिसमें स्पष्ट तौर पर दिखा कि व्यापारी और बागवान सड़कों में अपने उत्पाद फेंक रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने वाला है और यही हंगामा इस बार विधानसभा सत्र में भी पहुंचने वाला है। करीब 600 के करीब से अधिक 600 से अधिक प्रश्न अभी तक विधानसभा सत्र में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें से जो अधिकांश प्रश्न अबू आए हैं, उन प्रश्नों में अधिकांश प्रश्नों में आपदा से प्रभावित प्रश्न है और आपदा के बाद जो राहत कार्य जिस प्रकार से होने चाहिए थी उसके ऊपर प्रश्न है। और इसके अलावा जो बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, सरकार के समक्ष बना हुआ है, वो यही है कि किस प्रकार से अब जो लोग बेघर हुए हैं उनको घर दिया जाए, उनको ज़मीन दी जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसके ऊपर बयान आया था कि FRA और FCA जैसे मामले हैं जो फॉरेस्ट लैंड को लोगों को नहीं देने में अड़चन आ रही है, लोगों को फिर से घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से ज़मीन देने में, उपलब्ध करवाने में अड़चन आ रही है। तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। अब सरकार के समक्ष भी चुनौती है कि कैसे इन लोगों को दोबारा से बसाया जाए और किस प्रकार से अब लोगों को बिल्कुल। और राजेंद्र, दिलचस्प तो यह है कि विपक्ष तो सवाल पूछेगा, विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलेगा जब सदन शुरू होगा, मानसून सत्र शुरू होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है राजेंद्र कि
तैयारी इस सदन को लेकर, मानसून सेशन को लेकर तैयारी दोनों तरफ से हो रही है, चाहे विपक्ष की बात करें, सरकार की बात करें, तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। अब सोर्सेज का हवाला देते हुए सरकार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के सोर्सेज लिमिटेड हैं। ऐसे में केंद्र को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हिमाचल को अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जानी चाहिए थी, जो कि केंद्र की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। वो अतिरिक्त सहायता नहीं होने के कारण लोगों की सहायता नहीं की जा सकी है उस लेवल पर जिस लेवल तक हो सकती है। तो तमाम मुद्दे सत्तापक्ष और विपक्ष की तरफ से भी इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में उठाए जाएंगे और काफी हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 13 के करीब नोटिस अभी तक आ चुके हैं। हालांकि अभी काफी समय अतिरिक्त है, 13 नोटिस आ चुके हैं और इन नोटिस के ऊपर भी चर्चा होने वाली है। पिछली बार हमने देखा था कि लगातार विपक्ष की तरफ से वॉकआउट भी किया गया था, हंगामे भी किया गया था और काफी हंगामेदार पिछला सत्र भी रहा था। लेकिन इस बार का जो सत्र है ये काफी हंगामेदार हिमाचल विधानसभा में रहने की उम्मीद है। बिल्कुल 25 तारीख तक ये सत्र चलेगा, 18 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा। पार्टी को काबिल कबूल G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय G20 सम्मेलन के समापन का ऐलान कर दिया है। समापन की घोषणा से पहले पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी। आपको बता दें कि अगले साल G20 सम्मेलन ब्राजील में होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन, भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है।
Os ministros, 50 pessoas desaparecidas. Addressed. A OMC The WTO must be revitalized and its dispute settlement system must start. और आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्र भोजन में भाग लिया। दिल्ली में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया था। इस अवसर पर सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उनके समक्ष प्रदेश सहित प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की। सीएम सुक्खू ने पीएम को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उनसे प्रदेश में हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आह्वान किया। सीएम ने बताया कि गत 2 महीनों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश में 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 13,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेशवासी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच विरोधाभास का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि आपदा के समय में भी कांग्रेस सरकार के मंत्री लोगों की कठिनाइयों को नजरअंदाज कर एक दूसरे के बयानों पर कटाक्ष करने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ज्वालामुखी मंडल भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों को दिव्य स्वप्न दिखाए थे, इसके विपरीत कार्य कर रही है और गत 8 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को अर्श से फर्श पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि करने की बजाय राज्य सरकार केंद्र सरकार की आपदा प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सहायता को कोसने में लगी हुई है, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार हर स्तर पर कर रही है। सोलन जिला में खनन बंद नहीं हुआ, शिमला जिला में खनन बंद नहीं हुआ, कांगड़ा जिला में खनन बंद हो गया। हम खनन वाले के साथ नहीं है, परंतु फैसला तो एक ही प्रकार का होना चाहिए। सरकार के अंदर विरोधाभास और सिर्फ एक मामले में नहीं। अब मंडी के पीछे पड़े हैं, उस यूनिवर्सिटी को बंद करना है। 80 कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में से निकालती है, क्यों निकाले भाई? जयराम ठाकुर ने यूनिवर्सिटी शुरू किया इसलिए उसको बंद कर दिया जाए, या फिर मंडी की जनता ने बीजेपी का साथ दिया है, 10 में से 9 सीटें बीजेपी को दी है, इसलिए जरा जनता के साथ बदला लेने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। 80 कॉलेज निकाल दिए तो बचा क्या उसमें? 1500 संस्थान पहले बंद कर दिया आपने, अब आप यूनिवर्सिटियां बंद करने के ऊपर आए। 9 महीने के अंदर एक ऐसा वातावरण प्रदेश में बन गया कि जो प्रदेश आगे को विकास के लिए बढ़ रहा था, आज वो और संस्थान बंद करने वाली सरकार के रूप में जानी जा रही है, वो विरोधाभास की सरकार के रूप में जानी जा रही, वो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार के रूप में जानी जा रही। केंद्र की सरकार सिलेंडर के दाम कम कर रही है और आप डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। वो केंद्र की मोदी सरकार राहत दे रही है, आप राहत के ऊपर महंगाई थोप रहे हैं। शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश भाजपा के तीनों लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग एक पत्र लिखकर प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस आपदा का राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने को लेकर विशेष आर्थिक मदद लेने का आग्रह किया है। प्रतिभा सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुए भूस्खलन की वजह से भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रदेश में एक ओर जहां करोड़ों रुपयों की चल और अचल संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, वहीं इस आपदा से जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
ग्रामीण और पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह लाहौल दौरे के दूसरे और अंतिम दिन केलांग पहुंचे, जहां मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और गत दिनों हुए भारी नुकसान का जायजा भी लिया। इससे पहले मंत्री का काफिला उदयपुर से केलांग की ओर आते समय जगह जगह पर रुका, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर खड़े थे। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और कहा कि सीएम सुक्खू तक उनकी बात पहुंचाकर उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने की अपील की जाएगी। फसलों का है वो दो कॉमन चीजें जो हमारे ध्यान में आई है। एक जो फसलें जो है हुई थी पर डिजास्टर के कारण सड़कें बंद थी काफी समय, वो गाड़ियों में खराब हो गई या खेत में खत्म हो गई, एक मसला है। दूसरा आईपीएच की जो कूलें हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं, वो डैमेज के अलावा लोगों के अपने कूलें जो है प्राइवेट पूल्स थी वो बहुत ज्यादा थी, उसका भी बहुत बड़ा डैमेज जो है आकलन जो हमने किया है, जो कि डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में, आईपीएच के रिकॉर्ड में वो नहीं है क्योंकि वो फोन नहीं करते उसको। तो इस बारे में भी हम लोग जो करा देंगे और जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई न कोई फैसला लेंगे ताकि लोगों को उसकी राहत मिल सके। शिमला में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार सेब विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां सेब बागवान परेशान है और सरकार इनको ज्यादा परेशान करने का काम कर रही है, जिससे बागवान ने अपने खराब सेब अस्थायी नाले में परवाह करने का कार्य किया, उसको सुक्खू सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्पष्ट करे कि सेब में ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जिनके कारण प्रदूषण फैलने का कार्य होता है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मजीद खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।